हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग दिसंबर 2019 का पेपर कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोग दिसंबर 2019 का पेपर कर रहे थे और कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया था और आज हम लोग उसके आगे का 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और ये आपका एसएसटी पेपर 2 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक और मैं आपको पूरी पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है 2019 का, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बारीकी से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसा कहा गया है? व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिका अप्रोच? ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्चा करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्चा करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा न किया जा सके, या सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो कोस्टा रिका उपागम है क्या? कोस्टा रिका उपागम कहाँ किसे गया है? तो कोस्टा रिका एक अमेरिका का देश था और यह 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध चला था। लगभग 44 दिनों का गृह युद्ध चला था उस कोस्टा रिका देश में। ठीक है, जिस उस युद्ध के वजह से उस देश को सारी मतलब कि उसकी बजट व्यवस्था खराब हो गई थी। ठीक है, तो उस युद्ध के बाद सन 1949 में कोस्टा रिका ने अपने देश की सुरक्षा को सुधारने के लिए उसने अपनी सेना को समाप्त कर दिया ताकि जन स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा कर सके। तो कोस्टा रिका सन 1949 में अपनी भीषण युद्ध की वजह से, गृह युद्ध की वजह से उसने सेना को समाप्त करके केवल जन स्वास्थ्य की सुविधा पर खर्चा करने को ही कोस्टा रिका उपागम यानी कोस्टा रिका अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया कोस्टा रिका उपागम क्या है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन यहाँ पे रिक्त स्थान है, किस चीज़ के यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी? गाड़ियों में या कार्यस्थलों पर या वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर? तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने ये विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं के लिए किस चीज़ के उत्पीड़न से बचने के लिए की थी? तो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन ली थी। गाइडलाइन क्या, एक निर्देश दिया था सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। विशाखा गाइडलाइन लाई थी और विशाखा गाइडलाइन विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के बीच यह केस हुआ था और जिसमें भारत सरकार ने के मामले के तौर पर भी जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ ऐसी यौन उत्पीड़न न किया है, इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन या विशाखा निर्देश लाया था, कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। ठीक है, तो किसके लिए? कार्यस्थल पर, बस इतने लिखिएगा, एट वर्क प्लेस पर विशाखा उत्पीड़न सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन लाया था 1997 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भारत में? ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य या संसद के सदस्य या केंद्र सरकार या अटॉर्नी जनरल। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत में कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका केंद्र सरकार ही करता है। ठीक है, कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्तियां आती है और यह उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की 1979 की आदेश के हिसाब से राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति केंद्र सरकार के पास यानी कि भारत सरकार के पास होती है। ठीक है, और इसकी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल
153 में समाहित है, ठीक है, निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी या लेखपाल। तो कौन से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, यानी कि नॉट ए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो पटवारी की नियुक्ति होती है, ये चयन द्वारा किए जाते हैं, चयन द्वारा, ये भर्ती परीक्षा द्वारा कहलाए जाते हैं। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, कहीं कहीं तहसीलदार भी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, किसी राज्य में कुछ कहते हैं। और चौथा है लेखपाल, जिसकी भी नियुक्ति ये पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और लेखपाल की नियुक्ति भर्ती द्वारा होती है, और इसमें नियुक्ति चयन प्रक्रिया द्वारा होती है, और ये सरकार इसको नियुक्त करके लाती है। वहीं नगर निगम वार्ड काउंसलर है, म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर, इसकी नियुक्ति सरकार नहीं करती है, यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यह वोट द्वारा चुनकर आते हैं। तो यही जो है कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी तीनों लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उच्चतम न्यायालय में द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो डी.के. बासु निर्देश क्या है, इसको बारे में मैं बताऊंगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, या बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, या घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस से द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो डी.के. बासु निर्देश क्या है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से? तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था डी.के. बासु का, और यह डी.के. बासु वर्सेस आपका बंगाल सरकार के स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के हुआ था केस, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि गिरफ्तारी, किसी भी आम नागरिक के गिरफ्तारी या जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को पोशाक में, यानी कि ड्रेस में, वेल ड्रेस में, पुलिस की ड्रेस में, और साथ ही साथ उसकी पहचान की नाम पट्टी, देखते होंगे ना कि पुलिस के अधिकारी के नाम लिखा रहता है कि रमेश सिंह, संतोष प्रजापति, जो भी नाम हो, XYZ कुछ भी नाम हो, ठीक है, नाम के साथ आप लोग देखे होंगे उसकी नाम की पट्टी, तथा पद भी SI है, हवलदार है, क्या है, पद के साथ स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। पहला जजमेंट ये दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दूसरा जजमेंट ये दिया गया था कि गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को, जिससे पूछताछ की जा रही है, उस व्यक्ति को अपने सगे संबंधी या दोस्तों या अपने घर परिवारों को जानकारी देने का अधिकार होता था, ठीक है। तो यही डी.के. बासु का निर्देश था, डी.के. बासु की गाइडलाइन थी, और यह डी.के. बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच ये केस लड़ा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश डी.के. बासु निर्देश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों की स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, या अनुसूचित जातियां, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, या अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह शेड्यूल्ड ट्राइब ST अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, और इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को अपने निवास स्थान में स्वयं की खेती करना, परंपरागत खेती करना, और तथा व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन को, वन भूमि को धारित करना और उसमें रहने का अधिकार उन्हीं के पास, शेड्यूल्ड ट्राइब के पास ही होगा, ठीक है। तो यह वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह शेड्यूल्ड ट्राइब को यह विशेषाधिकार मिला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, या जनगणना रिपोर्ट 2011, या
जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड या हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो द्वितीयक स्रोत इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें प्राथमिक स्रोत कौन कौन सा है। तो भारत का संविधान क्या प्राथमिक स्रोत है? बिल्कुल, भारत का संविधान प्राथमिक स्रोत ही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे पहली बार लिखा था और वो प्राथमिक स्रोत ही है हमारे देश का। जनगणना रिपोर्ट 2011, तो जनगणना किसी की रिपोर्ट 2011 में जनगणना रिपोर्ट आया था, तो वो तो पहली बार ही आया था सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। जनगणना नहीं, सॉरी, जनगणना, ठीक है, मेरे मुंह से फिसल गया है तो वर्ड को आप लोग ध्यान से देखिए। जनगणना रिपोर्ट यानी कि सेंसस रिपोर्ट 2011 में, तो भाई 2011 की जनगणना 2011 में पहली बार ही हुई थी, तो वो भी प्राथमिक उदाहरण हो गया। और जन्म एवं मृत्यु के रिकॉर्ड के पंजीकरण रिकॉर्ड, तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है या मृत्यु लेता है तो वो प्राथमिक स्रोत ही होगा। पहली बार उसका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो वो पहली बार ही बनेगा, यानी कि प्राथमिक ही रहेगा। वहीं हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक ये द्वितीयक स्रोत हो गई है, क्योंकि ये विभिन्न जगहों से इसको उठाया हुआ, अतीत की घटनाओं से कंसीडर किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ स्रोत है और इकट्ठा करके एक किताब में लिखा गया है। तो यह जैसे हड़प्पा की सभ्यता, हमारी पहली पाठ है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और सभ्यता और सिंधु मोहनजोदड़ो वो न प्राथमिक स्रोत हुआ, और उसके बारे में जो जानकारी हमारे किताब में दी गई है ये तो द्वितीयक स्रोत हुआ। तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है? हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और बी है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसमें ऑप्शन है कि केवल कथन ए सही है, कथन ए एवं बी दोनों सही है, या ए सही है किंतु बी गलत है और बी सही है किंतु ए गलत है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, यानी कि एग्जामिनेशन आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। तो परीक्षा किस लिए की जाती है कि तंत्र की सुविधा, यानी कि हमारे सिस्टम को सुधारा जा सके, ना कि व्यक्तिगत की उसकी परीक्षा ले ली जाएगी तो वह आदमी व्यक्तिगत रूप से, वह पर्सनली रूप से, इंडिविजुअल रूप से वह सुधर जाएगा शिक्षार्थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही होता है। बी क्या कह रहा है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करने के लिए को कम करेगा। अ शिफ्ट इन एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग competencies एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो बिल्कुल है, तो आपका स्ट्रेस तो कम करता है स्मृति परीक्षण दूर की दक्षता के परीक्षण में सामाजिक रूप से, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें बी स्टेटमेंट भी सही होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कभी कभी हिंदी में हमको नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए पेपर हमारा इंग्लिश में भी देता है कि आप लोग इंग्लिश में समझ सकें, और उसे कभी कभी इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए किसी आपको पेपर में, तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ के उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, या सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, या शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, या समाज में यथास्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो क्या है? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, कंपटीशन जागृत करने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। सेकेंड को बाद में देखते हैं, सी क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य के याद करवाना, खाली याद करवाना ही आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
फोर्थ क्या कह रहा है कि समाज में यथा स्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को, सरकार जो भी निर्णय लेता है उसको बच्चों को तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए कि जो सरकार निर्णय लेता है उसको हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। तो नहीं, ये तो और गलत ऑप्शन हो जाता है। तो बचता कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, कि टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट द शेप ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के बीच जो आपके संबंध निर्माण करते हैं उनको बोध कराने के लिए ही हमारे सामाजिक विज्ञान का पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सीधे बचेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, या शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, द हाईलाइट ऑफ द सोशल डिफरेंस, यही उद्देश्य है? ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, यानी कि टू गिव लर्नर फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि माने फीडबैक देना, तथा मानक स्थापित करना, यानी कि स्टैंडर्ड स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे, यही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का, आकलन का करने का, यानी कि सामाजिक विज्ञान के आकलन का यानी कि असेसमेंट करने का, यानी कि एग्जाम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है? ये है, फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, या फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित है, या सी है, फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, या डी है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? पहला क्या कह रहा है कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है। बी कह रहा है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, बिल्कुल सही। सी है कि फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, बिल्कुल सही, ऐसे ही इस चीज़ को तो लाती है। डी कह रहा है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है, ऑब्जेक्टिव मीडियम है, जो कि छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती नहीं, एक ही तरीके से तो नहीं, बहुत सारे तरीके से विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पे एक ही जो गलती हो गया, यहाँ पे अनेक तरीकों से अगर लिखा गया रहता है तो ये भी स्टेटमेंट सही रहता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? ऑप्शन है, ए है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बी है, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। या सी है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी साधनों की दुनिया में रहते हैं। या डी है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसमें सही जवाब कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी, डी, या ए बी सी तीनों सही है। तो पहला क्या कह रहा है कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल, मानचित्र में तो सोशल और पॉलिटिकल दोनों चीज़ दिखाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। बी कहा जा रहा है कि चिरकाल से यानी कि सदियों से उत्तर को सदा
सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है? नहीं। उत्तर को ही खाली दर्शाया गया है, नॉर्थ को ही दर्शाया गया है, बाकी साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं दर्शाया गया है, तो नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। सी कह रहा है कि मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है। मानचित्र क्या 3D होती है? बिल्कुल नहीं, मानचित्र तो आपका 1D में भी होता है। और डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। आपको सेंस ऑफ टाइम का डेवलप करने के लिए ही मानचित्र की अवधारणा मानचित्र के द्वारा सीख सकते हैं। बाकी और सेंस ऑफ टाइम बाकी चीज़ों से नहीं सीख सकते हैं, किताबों से नहीं सीख सकते हैं। इतिहास की पाठ्यपुस्तक से आप नहीं जानते हैं कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था, हड़प्पा काल में क्या हुआ था, सिंधु काल में क्या हुआ था, तो ये भी तो आप जानते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बी सी डी गलत हो जाता है और सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है, केवल ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? ए स्टेटमेंट है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना चाहिए। या बी है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना चाहिए। या सी है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए। ऑप्शन है ए बी सही है, ए एवं सी सही है, बी एवं सी सही है, या केवल बी सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्या कह रहा है कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन या जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही, करना चाहिए ऐसा। बी क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित कराना चाहिए, उनके पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड को कक्षा में चिन्हित कराना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सी क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तभी तो उनके अंदर विकास होगा, तभी तो उनके अंदर डेवलपमेंट होगी या रुचि जागेगी। तो इस हिसाब से हमारे ए और सी कथन सही हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी गलत है, ए और सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्यों होता है? वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं इतिहास पढ़ाते, कि जेनेलॉजी चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं इतिहास पढ़ाने के लिए? पहला है, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। या बी है, अनुक्रम एवं प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, शो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, इसके लिए करते हैं। और साम्राज्य और वंश के वर्धन को विकास को चित्र के लिए दर्शाने के लिए तो करते ही हैं। ठीक है। सी है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, टू प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क कि किस समय में कौन सी घटना घटी, इसके लिए हमको वंशावली चार्ट यानी कि जेनेलॉजी चार्ट पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही। डी है, कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के, टू डेवलप ए सेंस ऑफ ए स्पेस लर्नर। तो स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए वंशावली चार्ट थोड़ा नहीं पढ़ाते हैं, इसके लिए तो हम लोग मानचित्र में दिखाते हैं कि ये स्थान यहाँ पे है, वो स्थान वहाँ पे है। तो डी स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ए बी सी सही होता है। तो 1 इज द राइट आंसर, ए बी सी सही है। ठीक है, 1 ऑप्शन सही है। क्लियर है? क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट और जल्दी में समझा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं कई दिनों से पढ़ा हूँ, देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो कभी कभी मैं जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करनी चाहिए? ठीक है, एडाप्टेशन, अनुकूलन माने एडाप्टेशन कैसे करनी चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते समय, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाते समय। ए है, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बी है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना।
दृष्टिबाधित है तो दृश्यों वाले कहाँ से प्रयोग करेंगे, ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सी है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। मौखिक संकेत देंगे तभी तो वो समझ पाएगा, कल्पना कर पाएगा। डी है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को चर्चा करना, बिल्कुल सही। स्पर्श कराने वाली सामग्री को तो बिल्कुल है। ब्रेल लिपि के द्वारा ही तो दृष्टिबाधित को पढ़ाई जाती है। और ब्रेल लिपि क्या है, ब्रेल क्या है, ब्रेल में उठा हुआ वर्ड होता है और उसको बच्चे टच करके समझते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये ऑप्शन भी सही होता है, केवल बी ऑप्शन गलत है। तो ए बी डी, माफ कीजिए, ए सी डी सेकेंड ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बी गलत होता है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट मेथड कैसे विचार कीजिए। पहला है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, प्रोजेक्ट विधि। बी है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल बनाता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट विधि की शिक्षक केंद्रित कहाँ से हो जाएगी। और डी है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, तो बिल्कुल सही। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित नहीं है। जब प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर बच्चों को दे ही देंगे तो ये शिक्षक केंद्रित कहाँ से होगी, तो बाल केंद्रित हो जाएगी। प्रोजेक्ट तो बच्चा अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से बनाएगा, अपने विवेक से बनाएगा। तो सी स्टेटमेंट गलत रहता है। ए बी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ए, सामाजिक प्रक्रिया को खोज करने के उत्सुक में, या बी, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, या समस्याओं के समाधान के सुझाव को कोशिश करने वाले, या डी, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। डी ऑप्शन तो ऐसी है। क्या आप उच्चतर शिक्षा के लिए विवादास्पद मुद्दों को स्थगित कर दें कि हम ऊंची कक्षा में जाएंगे तभी विवादास्पद मुद्दों पर हम लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे? नहीं, डी स्टेटमेंट ऐसी गलत है। और ए क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के लिए उत्सुक करना, बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहा है कि स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील होंगे तभी तो आप जानेंगे, बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है कि समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, समस्या के समाधान के सुझाव की कोशिश करेंगे तभी तो आप लोग अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान में बना पाएंगे। तो ए बी सी सही होता है, डी गलत है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है? ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक होता है? ऑप्शन है ए, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी है, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। या सी है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना एवं आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों को। या डी है, एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी यानी कि इंक्लूसिव बनाने के लिए आपको निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी है कि कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, एक ही रूप से निर्देश देना चाहिए, एक निश्चित शिक्षण शैली करना चाहिए, कोई दूसरा शिक्षण शैली नहीं अपनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाता है। सी क्या कह रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों को शामिल करें और आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों को भी शामिल करें। बिल्कुल सही है, विभिन्न स्रोतों को आप शामिल करेंगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। और डी कह रहा है कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए कि ए, वन एग्जाम पेपर फिटिंग ऑल द लर्नर्स, मतलब एक पेपर बना दे और सभी को उसी से ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग परीक्षा देते होंगे तो देखेंगे ना, कई सारे सेट बनते हैं, ए बी सी डी, कई सारे सेट बनते हैं, कई सारे पेपर्स होते हैं। तो सबके लिए एक परीक्षा पत्र बनाना भी ये गलत ऑप्शन हो जाता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? वाई शुड स्टूडेंट लर्न टू बी ए क्रिटिकल? विवेचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल होना क्यों चाहिए विद्यार्थियों को? ऑप्शन है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, या बी है कि समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, या सी है कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, या डी है कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो विवेचनात्मक लर्नर क्रिटिकल क्यों होना चाहिए? पहला क्या कह रहा है कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए विवेचनात्मक होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, है तो गलत हो जाता है। समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए विवेचनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। सी है कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, तभी विवेचनात्मक आप हो पाएंगे। खुद की ज़िंदगी से जोड़ेंगे तभी नहीं। एक रूप समशील दृष्टिकोण को कद्र करने के लिए टू अप्रिशिएट यूनिफॉर्म होमोजीनियस पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके लिए आपको विवेचनात्मक होना जरूरी है विद्यार्थियों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। यानी कि विविधता माने डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किस उदाहरण में है? पहला है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो क्या डाइवर्सिटी दर्शाती है? बिल्कुल नहीं, ये तो रूढ़िवादिता को दर्शाती है, तो डाइवर्सिटी को नहीं दर्शाती है। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि सीमन का परिवार बहुत अमीर है, ये भी रूढ़िवादिता है, ये भी गलत है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है। डी क्या कहा कि पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता को हिंदी बोलती है। डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल यही अच्छा था। डाइवर्सिटी क्या होता है कि विभिन्न प्रदेश से विभिन्न लोगों से हमारी संस्कृति को डाइवर्स करना, यानी कि फैलाना। ठीक है, किसी को हिंदी आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को बांग्ला आता है, कोई मान लेते हैं कि दाल बाटी चोखा खाता है, तो कोई चिकन मटन खाता है, तो कोई चूरमा खाता है, कोई मक्के दी रोटी सरसों दी साग खाता है। यही डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल आता है। यानी कि भारत हमारी विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। ठीक है, तो पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, सुचिता को हिंदी आती है, तो ये डाइवर्सिफुल क्लास हो गया, विविधता से भरा हुआ क्लास हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को अभ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? मिजोरम एवं मेघालय के एक मानचित्र पर, या मणिपुर एवं सिक्किम के एक मानचित्र पर, या अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर के एक मानचित्र पर, या नागालैंड एवं त्रिपुरा के एक समय रेखा पर। तो बताइए, ये सब जो आपको बताया गया है, जीरो, बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग, ये सब कहाँ है? तो ये देखिए, जीरो, बोमडीला और ये तवांग वांग है, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और लिसांग गांव, ये सब मणिपुर में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर के एक मानचित्र पर आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब आपको जगह का नाम जानना पड़ेगा और ज़रा अच्छे से डीप में देखना पड़ेगा। मानचित्र को आपको बराबर अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं तो इसलिए जानता हूँ कि मैं इन जगहों पर गया हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ और मुझे पता है। ठीक है,
बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोग जो ऐसा नहीं कि जो घूमा होगा उसी को पता होगा, जो नहीं घूमेगा उसको नहीं पता होगा। ये पढ़ने वाली चीज़ें तो पढ़ के भी आप लोग जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है या हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये असम में है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब कोई असम गया ही हुआ है, तो कुछ याद करने वाली भी चीज़ें, तो इसको याद करके भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, या प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि वह सभी बेहतर बन सके, या शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसके अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, या शिक्षार्थियों की कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्ति परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। ये किसके लिए उपयोगी होगा बताइए? तो प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, इसको छोड़कर बाकी सब समसामयिक समझ सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को निम्नलिखित में सभी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटी 3 है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का पूछ रहा है, यानी कि स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता को क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप की। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बी है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, या सी है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो बताइए, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, बाकी ये सब तो है ही है। तो सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। खाली लड़के ही फुटबॉल खेलेंगे। सिर्फ लड़कियों को कच्चा बोर्ड सजाने के लिए कहा जा सकता है, ये भी है। खाली लड़की ही कच्चा बोर्ड सजाएंगी, लड़के नहीं सजा सकते हैं। और डी क्या कहेगी? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना है, इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता, ये भी है। सी जो है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्यों है? क्या है? हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, यही जेंडर रूढ़िवादिता का स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बाकी सब जो भी है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा क्या? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, या साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, या स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? ये क्या कहा कि अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रभावी होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। बी कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लिटरेसी टेक्स्ट हाउ इज ओल्ड द मे बी, बिल्कुल सही। उसको समालोचनात्मक, उसको क्रिटिकल करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी पुरानी हो या कितनी भी नई हो। सी कह रहा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर देना, कि जो गैर शाब्दिक स्रोत हैं उनको निष्कासित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, बिल्कुल गलत हो गया। डी कह रहा है कि स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, बिल्कुल है। स्रोतों को आप ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देंगे तभी तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बना पाएंगे। तो बी और डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाता है? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? कैसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, या बी है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, या सी है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की कक्षा में चर्चाओं में शामिल करके, या डी है, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। डी ऑप्शन ऐसे ही गलत रहता है। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसमें ए बी सी इज द राइट आंसर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी देता है, उसको आप लोग तुरंत देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 86 नंबर है कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू, क्या प्रयास करेगा? ए, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, या बी, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, या सी है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, या डी है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं की निरंतरता को बदलाव में खोजे, बिल्कुल सही। इतिहास व्याख्यानों के विभेद में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, नहीं, प्रमुख समाजों को खाली अनुमोदित करे, बाकी समाज को छोड़ दे, नहीं, ये तो गलत हो जाता है। और डी करे कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे, बिल्कुल सही। ए बी डी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए बी डी इसमें सही होता है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें, बाकी सारे क्या, वही बस सी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता के, जीवन के, न्याय के, या आज़ादी के? तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के रूप में है? यह जीवन के अधिकार के रूप में है। और जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के रूप में? यह आर्टिकल 21 में इसको समाहित किया गया है। तो ये ऐसे ही सही रहता है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, या राजेंद्र प्रसाद? तो किसने किया था? तो विविधता में एकता की एक किताब, विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। और आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो लोकसभा में ऑप्शन है 4, 1, 2 या 0। तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है। टोटल लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, 550 चुनकर आते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं, जो कि 2 एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है और चुनकर लाया जाता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, 104वें संविधान संशोधन में 2019 में हुआ था, इसमें वो जो 2 वाला है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का, वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये 2019 से पहले ये क्वेश्चन बनता था, 2019 के बाद ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो क्या पता अभी भी पूछ दिया, 2019 से पहले ऐसा कब होता था, तो ये पूछ सकता है, लेकिन इसको अपनी जानना जरूरी है। 2019 के बाद एंग्लो इंडियन चुनने का अधिकार, चुनने का कानून समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप
राजतंत्र से बदलकर क्या कर दिया गया है? एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या अल्पतंत्र? तो 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र कर दिया गया था, ठीक है। और जीपी कोइराला इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? जीपी कोइराला को बनाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मैंने समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर मेरा तरीका अच्छा लग रहा होगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।